कहानी शुरू होती है और हम डंकन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो तेजी से भाग रहा होता है। वो अपने घर आकर जल्दी से अपनी वाइफ को छिपने को कहता है। उसकी वाइफ सैरा उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी डंकन उसे बिना कुछ बताए छिपने को कहने लगता है। सैरा को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी कोई घर के दरवाजे को जोर जोर से खोलने लगता है। इससे डरकर सैरा बेसमेंट वाले कमरे में जाकर छिप जाती है। तभी कोई चीज दरवाजे को तोड़ देती है और डंकन उसे देखकर जोरों से चिल्लाने लगता है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हम कुछ घंटों पहले का टाइम देखते हैं, जहां डंकन एक हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड करा रहा होता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड करते वक्त नर्स काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसे डंकन के पेट में अजीब तरह के टिश्यूज दिखाई दे रहे थे। ये देखकर नर्स कहती है कि वो इसके बारे में डॉक्टर से ही बात करे। इसके बाद डंकन और उसकी वाइफ डॉक्टर से इस बारे में बात करने लगते हैं। डंकन पूछता कि मुझे क्या परेशानी है, जब डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पेट में पोलिप नाम के टिश्यूज हैं और ये कोई परेशानी की बात नहीं है, हम इसे एक ट्रीटमेंट की हेल्प से निकाल सकते हैं। हमें केवल तुम्हारे पीछे से एक लूप को डालना होगा और बाद में उसकी हेल्प से हम इसे बाहर कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है कि क्या किसी और को भी ये परेशानी है। इस पर डंकन कहता है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है और उसके डैड उनसे अलग रहते हैं। अब डॉक्टर उसे किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाने को कहता है और उससे कहता है कि ज्यादा स्ट्रेस ना ले। अगले दिन अब डंकन ऑफिस जाता है। वहाँ उसका बॉस उसे अकाउंटेंट की जॉब से हटाकर ह्यूमन रिसोर्सेज की जॉब में डाल देता है, जिसमें उसका काम था लोगों को कंपनी की तरफ से हायर करना। फिर उसका बॉस एलिस्टेयर नाम के एक बंदे से मिलवाता है जो उसकी इस काम में हेल्प करेगा। खैर, इसके बाद वो अपनी वाइफ सैरा के कहने पर एक थेरेपिस्ट के पास जाता है। वो उसे सारी बात बता देता है। जिसके बाद वो थेरेपिस्ट उसे हिप्नोसिस करने को कहता है, लेकिन डंकन अपने ऊपर हिप्नोसिस करवाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इन सब में यकीन नहीं करता। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। यहाँ उसकी फैमिली में बॉबी नाम का एक लड़का भी रहता है। खैर, डंकन की मॉम ने उसके लिए डॉक्टर लॉरेंस को घर बुलाया था। यहाँ वो डंकन से कहता है कि वो उसका ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन डंकन उससे ट्रीटमेंट कराने से मना कर देता है। अब डॉक्टर उससे बार बार इस बारे में बात करने लगता है। इससे डंकन काफी स्ट्रेस फील करने लगता है। तभी उसे एलिस्टेयर की कॉल आती है, जिसमें वो डंकन से कहता है कि जब मैं तुम्हारे कंप्यूटर का यूज कर रहा था तो गलती से मुझसे एक इम्पोर्टेंट फोल्डर डिलीट हो गया। वो बताता है कि वो फोल्डर प्रेजेंटेशन का था। ये सुनकर डंकन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उस पर पिछले 1 साल से काम कर रहा था। इसी बीच उसके पेट में तेजी से दर्द होने लगता है। वो अपनी वाइफ के साथ घर आकर जल्दी से टॉयलेट में चला जाता है और हल्का होने लगता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ से अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में बात करने लगता है, लेकिन फिर से उसके पेट में खराबी होने लगती है। वो टॉयलेट में आकर फिर से हल्का होने लगता है। अब सैरा आवाजों से परेशान होकर अपने कमरे में ईयरफोन लगाकर सो जाती है। इधर डंकन टॉयलेट में तेजी से चिल्लाने लगता है। उसे काफी दर्द भी होने लगता है। तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। इसी बीच उसके पीछे से एक अजीब चीज बाहर निकलती है और वो चीज चलती हुई डंकन के ऑफिस में आ जाती है। वहाँ आकर वो एलिस्टेयर पर अटैक कर देती है और उसे बेरहमी से मार डालती है। उसे मारने के बाद वो चीज वापस से डंकन के पास आकर पीछे से उसके अंदर घुस जाती है। अगले दिन सुबह में जब डंकन की आंख खुलती है तो वो थोड़ा अजीब फील करता है। वो न्यूज पर देखता है कि एलिस्टेयर का किसी रकून ने बेरहमी से मर्डर कर दिया है। ये खबर उसे काफी हैरान कर देती है, क्योंकि ये सब एकदम अचानक से हो गया था। अब डंकन अपने ऑफिस में आकर देखता है कि उसके कैबिन में हर तरफ खून ही खून है। वो अपने बॉस से इस बारे में बात करता है। वो बताता है कि रात में एक एनिमल ने आकर एलिस्टेयर पर हमला कर दिया। एनिमल कंट्रोल वालों को कहना है कि ये काम किसी रकून का है। खैर, इसके बाद उसका बॉस उसे एक क्लाइंट से मिलवाता है और डंकन से उसे हायर करने को कहता है। फिर डंकन उस क्लाइंट को अपनी कंपनी की स्कीम समझाने लगता है। वो काफी सारे क्लाइंट से मिलता है, लेकिन वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और वैसे भी वो इस काम में बिल्कुल नया था। अब उसका बॉस उसे घर पर रेस्ट करने के लिए भेज देता है। इसके बाद डंकन वापस से उसी हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने लगता है। अब डॉक्टर उसे बेहोश करके उसके एनुस में एक कैमरा डालकर उसी पॉलिप को ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसके कैमरे में एक छोटा क्रीचर आ जाता है। इसे देखकर डॉक्टर और नर्स डर जाते हैं। तभी वो क्रीचर डॉक्टर पर अटैक कर देता है और उसका चेहरा खा जाता है। तभी अचानक डंकन की नींद खुल जाती है, यानी ये सिर्फ उसका एक सपना था। अगले दिन डंकन अपने सपने को लेकर काफी स्ट्रेस में आ जाता है और उसी थेरेपिस्ट के पास आकर उसे सारी बात बता देता है। वो थेरेपिस्ट से कहता है कि वो उसे हिप्नोटाइज करे। फिर थेरेपिस्ट उसे हिप्नोटाइज करने लगता है। वो उससे काफी सवाल पूछने लगता है। तभी अचानक उसके पेट में तेजी से दर्द होने लगता है। इसी बीच उसके पीछे से एक क्रीचर बाहर निकलता है जो देखने में छोटा पर काफी डरावना था। वो काफी अजीब भी लग रहा था। थेरेपिस्ट उसे देखकर काफी हैरान होता है और थेरेपिस्ट उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वो क्रीचर उस पर खुद हमला कर देता है और उसके पीछे काट लेता है। थेरेपिस्ट उसे किसी तरह अपनी बॉडी से अलग करता है और डंकन को उठाने लगता है। डंकन होश में आकर उस क्रीचर को देखकर चिल्लाने लगता है। वो क्रीचर भी उसे चिल्लाता देख खुद भी चिल्लाने
चिल्लाने लगता है। फिर वो क्रीचर विंडो तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों उस क्रीचर को लेकर काफी परेशान थे। फिर थेरेपिस्ट अपनी एक बुक निकालता है और उस क्रीचर के बारे में पता करने लगता है। उस बुक में इस क्रीचर के बारे में बताया गया है। थेरेपिस्ट कहता है कि ये एक क्रीचर है जो पहले इंसानों की बॉडी से जनरेट होता है और ये इंसान की डार्क साइड यानी बुराइयों से बना क्रीचर है। वो आगे बताता है कि अगर तुमने इसे मारने की कोशिश की तो तुम भी मर सकते हो। इससे बचने के लिए तुम्हें इसके साथ बॉन्ड करना होगा। वो आगे ये भी बताता है कि इसी क्रीचर ने एलिस्टेयर को मारा होगा या मारा है। ये केवल उन लोगों को ही मारता है जिन्हें लेकर तुम स्ट्रेस या गुस्से में रहते हो। अगर आगे वो तुम्हें मिले तो तुम उसके साथ जुड़ने की कोशिश करना। डंकन ये सुनकर और भी परेशान हो जाता है। अगले सीन में डॉक्टर लॉरेंस एक खाली जगह पर एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। जब लॉरेंस के एंजॉय करने की बारी आती है तो वो लड़की उसे पागल बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लॉरेंस मास्टरबेट करने लगता है। तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है और उसका पेनिस ही काट कर अलग कर देता है और बाद में उसे भी बेरहमी से मार डालता है। इधर डंकन अभी थेरेपिस्ट के साथ ही होता है। तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है। उसे देख थेरेपिस्ट डंकन से कहता है कि वो उसके साथ बॉन्ड होने की कोशिश करे। डंकन ऐसा ही करता है और उस क्रीचर के पास जाकर प्यार से बात करने लगता है। अब डंकन उसके मुंह पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि ये किसी को नुकसान पहुंचा कर आ रहा है। अब डंकन उस क्रीचर को एक नाम देता है। वो उसका नाम माइलो रखता है। थेरेपिस्ट उसके बिहेव को देखकर समझ जाता है कि वो फिर से डंकन की बॉडी में घुसना चाहता है क्योंकि डंकन की बॉडी उसका घर है। अब डंकन अपनी पैंट उतार देता है और फिर माइलो पीछे से उसके अंदर घुस जाता है। इस प्रोसेस में डंकन को काफी दर्द हो रहा था। इसके बाद वो यहाँ से अपने घर आ जाता है। वो घबराने भी लगता है क्योंकि उसकी बॉडी में एक क्रीचर रहने लगा है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे थेरेपिस्ट की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें वो कहता है कि तुम अपने गुस्से और स्ट्रेस पर काबू करके ही इसे कंट्रोल कर सकते हो। खैर इसके बाद वो अपनी ऑफिस चला जाता है जहाँ उसे उसकी साथी एम्प्लॉय बताती है कि उसके एक क्लाइंट एरिक पॉल्सन का अचानक अकाउंट बैलेंस 0 हो गया है। ये सुनकर वो काफी परेशान होता है और अपने बॉस से इस बारे में बात करता है। फिर उसका बॉस उससे कहता है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम एक काम कर सकते हो कि किसी दूसरे के अकाउंट से एरिक के अकाउंट को मेंटेन कर दो। लेकिन डंकन कहता है कि ये काम तो इलीगल है। फिर बॉस कहता है कि तुम ये काम कर दो, बाकी उनकी कंपनी देख लेगी। केविन से बाहर आने पर उसे थेरेपिस्ट की कॉल आती है। वो फोन पर डंकन से न्यूज देखने को कहता है। फिर वो न्यूज देखने लगता है जिसमें बताया जाता है कि कल रात फिर से एक रकून ने एक डॉक्टर को मार दिया, लेकिन उन दोनों को पता था कि ये काम माइलो ने ही किया है। खैर इसके बाद वो थेरेपिस्ट के पास आ जाता है। डंकन न्यूज सुनकर और परेशान हो जाता है। फिर थेरेपिस्ट उसे बताने लगता है कि कैसे उसे माइलो को कंट्रोल में रखना है। थेरेपिस्ट उसे पूछता है कि इस वक्त तुम्हारे फादर कहाँ हैं, लेकिन डंकन को अपने फादर के बारे में पता नहीं होता। आगे वो कहता है कि तुम्हें अपने फादर को ढूंढना होगा और उनसे ही इस बारे में बात करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डंकन एक क्लू की मदद से अपने डैड के घर पर पहुंच जाता है। उसके डैड का नाम रॉजर था। वो एक पुराने से टूटे फूटे घर में रहते थे। वो अपने डैड से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसकी बात सुनने से मना कर देते हैं। यहाँ डंकन को गुस्सा आने लगता है जिसकी वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है। फिर अचानक उसे पेट में दर्द होने लगता है। वो जल्दी से बाथरूम में आ जाता है जहाँ माइलो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और उसके डैड पर अटैक करना चाहता था, लेकिन डंकन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो माइलो से कहता है कि वो ऑफिस पहुंचने के बाद उसे खाना जरूर खिलाएगा। अब डंकन उसे किसी तरह समझाकर वापस से अपनी बॉडी में एंटर कर लेता है। बाहर आकर वो फिर से अपने डैड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसे मना कर देते हैं। इसके बाद वो वापस से अपने ऑफिस आ जाता है। वहाँ आकर वो माइलो के लिए खाना ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ खाने का कुछ सामान नहीं मिलता। फिर वो अपनी ऑफिस में रखी माउस यानी चूहे को माइलो को खाने के लिए दे देता है। तभी वहाँ एम्प्लॉय आ जाती है। उसे वहाँ कुछ खाने की आवाज आने लगती है, लेकिन डंकन कहता है कि ये उसके पेट में खराबी की वजह से हो रहा है। वो एम्प्लॉय बताती है कि ऑफिस में FBI एजेंट रेड करने आए हैं। यह देखकर डंकन अपने बॉस से इस बारे में बात करने जाता है। डंकन पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हमारे तो सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसका बॉस कहता है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट अब उसके ऑफिस को बंद करने वाली है। ये सुनकर डंकन को उस पर गुस्सा आने लगता है। इसी बीच माइलो उसकी बॉडी से बाहर आकर उसके बॉस पर अटैक करने लगता है। डंकन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिफ्ट बंद हो जाती है जिसमें उसका बॉस और माइलो था। डंकन सीढ़ियों से नीचे आकर लिफ्ट को खोलकर देखता है, लेकिन जब तक माइलो ने उसके बॉस को बेरहमी से मार दिया था। फिर वो पुलिस को फोन करके बता देता है कि रकून ने एक और आदमी का मर्डर कर दिया है। इसके बाद वो अपने घर आता है और सहरा को बताने लगता है कि अब उनकी कंपनी को सरकार ने टेक ओवर कर लिया है और हमारा सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गया, साथ ही साथ हमारी सेविंग्स भी खत्म हो गई हैं। इसी बीच सहरा उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद डंकन खुश होने लगता है, लेकिन साथ ही उसे स्ट्रेस भी हो रहा था। यहाँ डंकन के पेट में फिर से दिक्कत होने लगती है, यानी माइलो बाहर निकलने
मिलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन डंकन को लगता है कि यहाँ माइलो बाहर आ गया तो उसके आने वाले बच्चों को मार सकता है। इस वजह से वो परेशान होकर घर से बाहर आ जाता है। अब वो एक होटल में जाकर रहने लगता है। आगे हम देखते हैं कि डंकन माइलो को अच्छे से ट्रीट कर रहा है। वो उसे एनिमल फूड खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे केवल इंसानी मांस चाहिए था। वो उसे किसी तरह इंसानों से दूर रखने की कोशिश करता है जिससे वो किसी पर अटैक न करे। कुछ टाइम बाद उसे सहरा का फोन आता है जिसमें वो कहती है कि उसके प्रेग्नेंट होने की खुशी में उसकी फैमिली ने एक पार्टी का अरेंजमेंट किया है। अब सहरा उसे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और घर आने की रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद डंकन अपने डैड को फोन करके थेरेपिस्ट के पास बुला लेता है। डंकन यहाँ उनसे कुछ सवाल करने लगता है, लेकिन उसके डैड किसी सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ सवालों के जवाब देने नहीं आया। तभी डंकन का स्ट्रेस बढ़ने लगता है और माइलो बाहर आने की कोशिश करने लगता है। फिर उसके डैड के भी पेट में दर्द होने लगता है। माइलो के बाहर आते ही रोजर के पेट से भी उस जैसा एक क्रीचर बाहर निकलता है जो देखने में बिल्कुल सेम था, लेकिन वो माइलो से कमजोर और बूढ़ा था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि डंकन की फैमिली में ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। खैर वो दोनों क्रीचर एक दूसरे को देखते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ माइलो जैसे ही दूसरे क्रीचर के हाथ में काटता है, हमें पता चलता है कि वो अपनी ओनर के साथ जुड़ा हुआ है। इससे डंकन के डैड के हाथ में भी दर्द होने लगता है। फिर रोजर माइलो पर एक बोतल से अटैक करता है, इसका सीधा असर डंकन पर होता है। अब माइलो एक चाकू लेकर रोजर के क्रीचर पर हमला करने लगता है। माइलो उस पर चाकू से बार बार अटैक करता है, इसका असर रोजर पर होता है और वो भी काफी जख्मी हो जाता है। अब डंकन रोजर को शांत रखने की कोशिश करता है। फिर रोजर उससे कहने लगता है कि वो खुश है कि सहरा प्रेग्नेंट है। सहरा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर माइलो और गुस्से में आ जाता है और वहाँ से सहरा के घर की तरफ जाने लगता है। रोजर और थेरेपिस्ट डंकन से कहने लगते हैं कि वो जल्दी से जाकर सहरा को बचाए। इसके बाद डंकन वहाँ से बाहर आकर अपनी कार को देखता है कि उसके टायर को तो माइलो ने खराब कर दिया है। फिर वो सहरा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन पार्टी में बिजी होने की वजह से वो फोन नहीं उठा पाती। अब डंकन भागते हुए घर की तरफ जाने लगता है और ये सीन वही होता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो अपने घर आकर जल्दी से सहरा को छिपने को कहता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन फिर भी डंकन उसे छिपने को कहता है। सहरा को यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी घर के दरवाजे को माइलो जोर से खोलने लगता है। सहरा जल्दी से बेसमेंट वाले कमरे में जाकर छिप जाती है। अब माइलो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। पार्टी में आने वाले सब लोग मसाल लेकर घर के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो माइलो को रोक पाए। इधर डंकन माइलो को समझाने लगता है और कहता है कि सहरा घर पर नहीं है। तभी सहरा डंकन से पूछने लगती है कि क्या बाहर सब ठीक है। सहरा की आवाज सुनकर माइलो फिर से गुस्से में आ जाता है। फिर वो पानी वाले पाइप में घुसने लगता है। डंकन उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। अब माइलो नीचे बेसमेंट वाले पाइप से बाहर निकलता है। सहरा माइलो को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब डंकन बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सहरा ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। फिर डंकन एक कुल्हाड़ी से दरवाजे पर अटैक करके उसे तोड़ने लगता है। अंदर माइलो सहरा पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो यहाँ उसके पेट को नुकसान पहुँचाने ही वाला होता है। तभी डंकन अंदर आकर माइलो को सहरा से दूर कर देता है। इसी बीच सहरा उठकर घर से बाहर आ जाती है जहाँ सब लोग थे। माइलो डंकन के हाथ पर अटैक करके सहरा के पीछे जाने लगता है। माइलो के बाहर आने पर सब लोग उसे देखकर डरने लगते हैं और उसे आग से डराने लगते हैं। तभी डंकन कुल्हाड़ी लेकर आता है और माइलो पर अटैक करके उसके हाथ पैर काट देता है। वो उससे कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो, लेकिन ऐसा करने से उसके भी हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। फिर डंकन माइलो को अपनी गोदी में ले लेता है और उसे एक कपड़े से लपेट देता है। माइलो उसे यहाँ पर डैडा कहता है। ये सुनकर सबको लगने लगता है कि डंकन ही इसका फादर है। अब डंकन की मॉम बताती है कि उन्हें लगता है कि ये चीज उसके डैड रोजर के साथ खत्म हो गई होगी। उसकी मॉम उससे माफी मांगती है क्योंकि उन्होंने उससे ये बात छिपाई। फिर वो अपनी मॉम को माफ कर देता है। अंदर आकर डंकन सहरा को सब बता देता है। वो आगे कहता है कि ये मेरी बॉडी का हिस्सा है। खैर वो माइलो को अपनी बॉडी में डाल देता है। अब वो दोनों खुश होते हुए गले मिलते हैं। सीन कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डंकन अपनी आने वाले बच्चे को लेकर काफी तैयारी कर रहा है। अब डंकन ने अपनी एक कंपनी भी खोल ली है और वो अपने एम्प्लॉय को भी फैमिली की इम्पोर्टेंस के बारे में बताने लगता है। साथ ही वो थेरेपिस्ट भी उसका एक अच्छा दोस्त बन गया है। उसके डैड रोजर भी अब ठीक है। इसी बीच हम देखते हैं कि सहरा के पेट में जो बच्चा पल रहा है, उस बच्चे के पेट में भी एक क्रीचर पल रहा है। यानी जब वो बड़ा होगा तो उसके पीछे से भी एक ऐसा ही क्रीचर निकला करेगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।